नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निशा, मुझे बहुत मारा आशीष ने आज भी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूं कि जी में आता है कि खुद को ख़त्म कर लूं। अब तुम ही बताओ कि हम औरतों की ज़िंदगी में क्या यही सब लिखा है कि हम सारी ज़िंदगी अपने पति की मार खाती रहे। मुझे रोज़ रोज़ यूँ तुम्हारे घर आना भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो मैंने अब तक खुद को ख़त्म कर लिया होता। मैंने अपनी बहन नैना का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली तो भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं राजेश से बात करूंगी, वो आशीष को समझाएंगे। नैना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति से बहुत शर्म आती है। वो भी क्या सोचते होंगे कि ये हर वक्त हमारे घर आती रहती है। नहीं नैना, राजेश ऐसे नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। नैना, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़ाओ ऐसे इंसान से। उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के? क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। नैना ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, निशा, तलाक लेकर मैं जाऊंगी ही कहाँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी बातें सुनते ही मैं खामोश हो गई। आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में खाना निकालने आ गई, क्योंकि तुम उसके धमकियों में आ जाती हो। एक बार उसके सामने अपनी अकड़ दिखा तो वो सुधर जाएगा। नैना ने कहा, निशा, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ज़रूर उसे सबक सिखाती, पर मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तो हर रोज़ बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दे, ताकि मेरी ज़िंदगी किसी तरह गुजर सके। नैना की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाहकर भी अपनी बहन की तकलीफें दूर नहीं कर सकती थी। नैना के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मुझे लगा कि अपनी बहन नैना के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगा था। मैं सारे काम छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तो तब खुली जब राजेश मेरे पास आकर बैठकर मुझे बाजुओं से हिलाते हुए कह रहे थे, क्या बात है निशा, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोती। सब खैरियत तो है? मैं आंखें मसलते हुए बैठी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। मैं पिछले 4 घंटों से सो रही थी। मैंने कहा, राजेश, मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए सोफे पर आकर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मेरी तबीयत को देखते हुए राजेश घबरा गए थे। मैंने राजेश से कहा, पर मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। राजेश ने कहा, ऐसा होना ही था। जब तुम सारा सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसी ही तबीयत रहेगी। तुम्हारी बहन नैना कौन सा वर्षों बाद आती है जो तुम उसकी इतनी खातिरदारी करती हो? हफ्ते में 2 बार तो वो आ ही जाती है। नैना के बारे में मैं राजेश से कुछ बात करना चाहती थी, मगर इस कदर चक्कर आ रहे थे कि मैं बैठ गई। राजेश बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने डॉक्टर के पास जाने से मना किया, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं और राजेश खुशी के मारे झूम उठे थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमज़ोर है, इन दोनों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लेने के लिए बोल दिया था, पर इन 4 सालों में हमें अब खुशखबरी मिली थी, इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं और राजेश दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। राजेश ने मुझसे कहा, निशा, तुम आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं घर के काम के लिए किसी काम वाली को रख देता हूँ। मैंने राजेश को काम वाले रखने से मना किया। राजेश ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला, बस तुम चुप रहो। राजेश की बातों पर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका दिल जो कह रहे वही कीजिए। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसलिए मैं अपने मन की बात किसी अपने से करना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो मेरी और नैना की शादी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसे थे। एक बहन ही थी, इसलिए मैंने जल्दी से नैना के पास फ़ोन मिलाया। मैंने अपनी बहन नैना को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो अब बहुत खुश हुई। उसने कहा, कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। राजेश के ऑफिस जाने के बाद नैना मेरे घर पर आ गई थी और बहुत खुश थी। कहने लगी,
इस मुश्किल वक्त में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं मचल उठी हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए राजेश चाहते हैं कि वो घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले। मेरी बात सुनकर नैना की आंखों में हसरत भर आई थी। वो मेरी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तुम घर के कामों के लिए किसी और को काम पर रखने की बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लूँगी। जो तनख्वाह तुम उसे दोगी बदले में वही मुझे दे देना, उससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैंने कहा, भगवान ना करे नैना कि तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो। तुम वैसे मेरे घर मेरा ख्याल करने आ जाना। हम दोनों बहनों में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर नैना थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को जब राजेश ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारे काम राधाबाई करेगी। वो अधेड़ उम्र की औरत मुझे सही लगी। मैंने राजेश की बातों पर सहमति में सिर हिला दिया था, मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो मेरी और नैना के बीच जो बातें हुई थी वो बातें मैं राजेश को बताने लगी। मैंने राजेश से पूछा, और राजेश, अगर नैना मेरे घर मेरा ख्याल करने आना चाहे तो क्या आप इजाज़त दे देंगे? राजेश ने मुझे घूरते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारे बहन के मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, पर मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता। कभी बीते दिन की बातें भी याद कर लिया करो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेश के मुंह से यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी बहन की सारी बातें बताने की। काश मैंने अपनी बहन की बातों को नहीं बताया होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती। अब मुझे बहुत खाली वक्त मिलता था। इस खाली टाइम में मैं अपनी बहन को बुला लिया करती। हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें करते। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक दिन राजेश मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, निशा, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात है? कौन सी परेशानी? उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए शहर के बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया आपको? आप बेफिक्र होकर जाइए। सिर्फ 2 ही दिनों की तो बात है और आपने तो घर के कामों के लिए नौकरानी भी रखी है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। राजेश बेबसी से मुझे देखते रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। मैंने राजेश को दिलासा दिया तो वो मेरी बात मान गए और अपने सफ़र के लिए निकल गए। राजेश के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि काश नैना मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरा दिन मैं नैना का इंतज़ार करते ही रह गई, पर वो नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मेम साहब, आपसे मिलने आपकी बहन नैना आई है। नैना का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि उसे अंदर भेज दो। नैना जब मेरे पास मुझसे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान लगे थे और उसके बाल भी बिखरे थे। वो मुझसे रो रो कर कहने लगी, निशा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा अब घर टूटने से तू ही बचा सकती है। मेरे पति ने आज मुझे बहुत मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसे कठिन समय में मैं किसका सहारा लूँ? माँ बाप तो है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ कि अब तू ही मेरे पति को समझा सकती है। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर रात होने वाली है, कल चलेंगे। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। उसने कहा, नहीं, आज ही चलते हैं, क्योंकि अगर आज इसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहनें नैना के घर के लिए निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कहा, मेरे पति इसी कमरे में है, अब तू ही उन्हें समझा सकती है। मैंने कहा, हाँ हाँ, तो फिक्र मत कर, मुझसे जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। मैं जैसे उस कमरे के दरवाजे के पास गई, नैना ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये सब देखकर तो मैं हैरान रह गई। अभी मैं कुछ समझ ही ना सकी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर लाल कलर से दीवार को पेंट किया गया था और वो डरावना मंजर देखकर मेरे आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। और मैं आज से 4 बरस पीछे चली गई, क्योंकि 4 बरस पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी
और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी। माँ जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, निशा, आज तुमने जो गुनाह किया है, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी। मैंने कहा, माँ, मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। माँ ने कहा, बकवास बंद करो निशा, और इसके आगे अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं डरी सहमी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों को पूछने लगे। तभी मुझे नैना की आवाज़ सुनाई दी। नैना और मैं दोनों जुड़वा बहनें थी। नैना पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा? मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा, हाँ, पर निशा कहाँ पर है? नैना ने कहा, मत लीजिए उसका नाम, उसने आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी माँ की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, चुप करो नैना, जाओ पापा के लिए खाना लाओ। पापा ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है नैना, पहले पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठी ये सारी बातें सुनकर थर थर काँपने लगी। नैना ने कहा, पापा, मैंने निशा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो गुनाह उसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। यह सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। पापा, एक बात कहूँ, निशा जैसी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वो आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए गिलास का पानी लेकर आ गए और मुझसे कहने लगे, निशा, पहले पानी पियो। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है? घर में किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है? उनकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा, मैं वाकई में आपकी कसूरवार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, पहले अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे और नैना को जो मोबाइल ला कर दिया था, मैं एक लड़के से बातें करने लगी थी। बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। अब रात होते ही हम दोनों फ़ोन पर बातें करते, पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी। पर आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी दंग हो गई थी कि मैंने ये नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वो हमारी शादी की बात अपने घर में कर सकता है। हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक नैना आ गई और हमारी बातें सुन ली और उसने फ़ोन मेरे हाथों से झपट लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, निशा, वैसे तो किसी भी गैर आदमी से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगी। मैंने सहमति से अपना सिर हिला दिया था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा, मैं बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात उस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फ़ोन तो नैना के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और नैना से कहा, मुझे मोबाइल दो। नैना ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया तो। मैंने कहा, मोबाइल मैं नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बातें सुनकर वो दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने राजेश का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा और राजेश दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और निशा एक दूसरे को पसंद करते हो। उधर से राजेश ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने फ़ोन रख दिया और मुझसे कहा कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले 1-2 दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और हम साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को ये भी बात बताई कि कल लड़के वाले निशा को देखने के लिए आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा नैना के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही राजेश के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। राजेश के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और राजेश का रिश्ता तय हो गया। पर नैना तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा ये रिश्ता ना हो।
उसने रास्ते में बहुत रोड़े डाले थे, पर नैना की हर कोशिश नाकाम हो गई। कुछ दिन बाद मेरी और राजेश की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और मैं दुल्हन बनकर राजेश के घर आ गई। राजेश बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद पापा ने नैना की भी शादी तय कर दी। नैना का ससुराल मेरे ससुराल से कुछ ही दूरी पर था और उसकी भी शादी हो गई। पर जो कुछ भी मेरे साथ नैना ने किया था, मैंने नैना से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजरने के बाद एक दिन अचानक नैना मेरे घर आ गई और वो बीते दिनों की गलतियों की मुंह से माफ़ी मांगने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया था। अब नैना अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वो मुझे बताती कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वो एक शराबी है और उसे मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं भी दुखी हो जाती थी। राजेश को जब भी ये बात पता चलती कि नैना घर पर आई है तो वो बहुत गुस्सा करते, क्योंकि वो नैना की हरकतों से वाकिफ़ थे। वो मुझे समझाते हुए कहते, निशा, तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है, वो वैसी की वैसी ही है। इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं, अब वो बदल गई है। आप बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल में लेकर बैठे हैं। मगर आज जब नैना ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तब मुझे यकीन हुआ सच बात है। राजेश सच कहते थे, वो वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ी तो दीवार पर लाल रंगों से लिखा था, आज की रात तुम मेरे पति की दुल्हन बन जाओ। ये सब देखकर तो मैं थर थर काँपने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। उसे देखते मैं घबरा गई। वो आगे बढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, निशा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। उनकी बातों से मुझे हैरत हुई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूँ? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, निशा, ज़िंदगी तो मेरी नैना ने तबाह करके रख दी है। वो हर वक्त मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अपने बहनोई आशीष की बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि जब आज मैं घर आया तो वो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा रखी हूँ, जाओ जाकर कमरे में देख लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर तुम्हें देखा तो हैरान था। मुझे समझ में आ गया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि नैना अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। वो किसी की नहीं है। मुझे मेरा बहनोई आशीष घर लेकर आया था, पर घर आते ही सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन मेरे पति को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब नैना की नज़र हम पर पड़ी तो वो घबरा गई। राजेश मुझे देखते मेरे पास आकर घबरा कर पूछने लगे, तुम कहाँ पर चली गई थी? राजेश की बातों का जवाब मेरे बहनोई ने दिया था। ये सब जानने के बाद राजेश ने मुझसे कहा, निशा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी बहन से दूर रहा करो, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था। तुम तो बहन की प्यार में पागल थी। निशा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी भी या नहीं, पर आज बता रहा हूँ। तुम्हारी बहन नैना जब भी मुझसे अकेले मिलती तो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। पर निशा, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है और तुम्हें यह लग रहा होगा कि मैं इतना जल्दी कैसे वापस आ गया। मैं तो दूसरे शहर जा रहा था, पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम अगले महीने होगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। निशा, तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करती है। वो तुम्हें मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी नज़र मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज इसने ये सारा नाटक रचा है। आज नैना की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मेरे बहनों भी आज नैना को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। नैना रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।